हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 30th लेक्चर। ये मेरा 30th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 29 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 30th लेक्चर वीडियो। ठीक है, ये मेरा 30वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 29 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने वो सारे ही टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे एचआरएम, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी, और ये सारे ही टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक दीज सब टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जॉब डिजाइन का जो टॉपिक है वो भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अप्रोचेस, टेक्निक, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड इस समय हम लोग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें एचआरएम में 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। वैसे तो मोटिवेशन की और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को मेंशन किया गया है एचआरएम में, जिसमें से हम लोग 4 थ्योरीज पढ़ चुके हैं। हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई पढ़ चुके हैं एंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है थ्योरी जेड। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्योरी जेड, थ्योरी जेड। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि थ्योरी जेड किसने दी है। तो थ्योरी जेड इज गिवन बाय डॉक्टर विलियम जी बिल ओची। ठीक है, तो इन्होंने दिया है थ्योरी जेड। ठीक है, या शॉर्ट में कह लीजिए डॉक्टर विलियम हैज गिवन द थ्योरी जेड। थ्योरी जेड किसने दिया था, डॉक्टर विलियम ने दिया था। ही वॉज एन अमेरिकन प्रोफेसर, ये एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, ऑर्थर थे किसके, जापानीज डिसेंट के ये ऑर्थर भी थे। ठीक है, कौन, डॉक्टर विलियम। ठीक, और सवाल ये आता है कि थ्योरी जेड आई कहां से। तो डॉक्टर विलियम ने ये थ्योरी जेड लाई, एक्चुअली ये कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी। किसकी कंपैरेटिव स्टडी, अमेरिकन एंड जापानीज जो मैनेजमेंट स्टाइल है इसकी इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की। ठीक है, और वहीं से थ्योरी जेड इमर्ज हुई। तो डॉक्टर विलियम की जो थ्योरी जेड है ये कहां से इमर्ज हुई, आफ्टर द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन जापानीज और अमेरिकन। ठीक है, जापानीज एंड अमेरिकन जो मैनेजमेंट स्टाइल है इसकी इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था, कंपेयर किया था। और इन्होंने कहा था कि अमेरिकन जो बिजनेस है उन्हें जापानीज जो प्रैक्टिसेस हैं, जापानीज जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो भी सीखना चाहिए, वो भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थ्योरी जेड है ये क्या है, इंटीग्रेटिव मॉडल। ये इंटीग्रेटिव मॉडल है, यानी इसमें दोनों के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। थ्योरी जेड में जो जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल है एंड अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल है, दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस इस थ्योरी जेड में दिया गया है। ठीक है, जैसे जापानीज मैनेजमेंट की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सोशल कोहिजन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय की कंसर्न करना, ये सब मैनेजमेंट, जापानीज मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है। और अगर अमेरिकन मैनेजमेंट की बात करें तो अमेरिकन मैनेजमेंट की जो एक्सपर्टीज कहें या जो उनकी स्ट्रेंथ है वो क्या है कि वो बहुत तेज तेज डिसीजन लेते हैं, स्पीडी डिसीजन मेकिंग होती है, रिस्क टेकिंग स्किल होती है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मेंटेन होती है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये तो ये अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल की स्ट्रेंथ ये सब है। ठीक है, तो थ्योरी जेड में क्या कहा गया, थ्योरी जेड में कहा गया कि दोनों अमेरिकन एंड जापानीज दोनों की जो खास बातें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए थ्योरी जेड को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड यूएस जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम। मिक्स्ड, आज मेरी पेन नहीं चल रही है इसलिए आज मुझे कर्सर यूज करना पड़ रहा है। इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड यूएस जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कहा जाता है थ्योरी जेड को। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्योरी जेड है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो थ्योरी जेड है इसको हाइब्रिड मैनेजमेंट भी कहते हैं, हाइब्रिड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैनेजमेंट स्टाइल, अमेरिकन एंड जापानीज, दोनों मैनेजमेंट स्टाइल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें यूज करने के लिए कहा गया है। तो ये क्या है, हाइब्रिड मैनेजमेंट अप्रोच है। और इसके 3 कह लीजिए मेन फीचर्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से हैं, पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट, पहला क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट। दूसरा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बॉन्ड। ठीक, तो ये जो थ्योरी जेड है इसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास।
ठीक है, किसके किसके बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एंड आपस में जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रस्ट एंड ओपननेस ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, थ्योरी जेड के। थ्योरी जेड किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है। तो थ्योरी जेड में क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुवर्ड द ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड ओपननेस। यानी ऑर्गेनाइजेशन को किस पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है आपस में एक दूसरे पे भी ट्रस्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन का भी अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है, इससे जो है फ्रिक्शन कम होता है, आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, कम कन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, एंड इससे कॉपरेशन बढ़ता है। अगर आपस में हम विश्वास करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, ओपननेस रहेगी, तो कॉपरेशन बढ़ेगा, टीम वर्क बढ़ेगा, कोलैबोरेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के आपस में भी, और सुपरवाइजर एक सुपीरियर और जूनियर के बीच में भी, प्लस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी ट्रस्ट होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी जेड। दूसरा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है थ्योरी जेड का वो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब ये एकदम भी नहीं है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा, ये मतलब नहीं है। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, एंड वो डिसीजन का जो रिजल्ट होता है वो फिर एम्प्लॉयज को बता दिया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसे भी होते हैं। बट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि कुछ डिसीजन तो ऐसे हो सकते हैं ना, होते भी हैं कि जहां पे एम्प्लॉय को इनवाइट किया जाए कि आप सजेशन दीजिए। ठीक है, बट फाइनल डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेगा, फाइनल डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेगा, लेकिन एम्प्लॉय अपना सजेशन तो दे सकता है। ठीक है, तो वही है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि एम्प्लॉय को थोड़ा सा क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, वो भी जो सजेशन दे रहा है, आइडियाज दे रहा है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, और उसके आइडियाज को जेन्युइन मैनर में, ठीक है, कंसीडर किया जाए। तो ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी जेड। एंड तीसरा एंड आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है थ्योरी जेड का वो क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कहा गया थ्योरी जेड में। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि देयर इज अ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयज है वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयड रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक, और अगर सपोज करिए कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ले ऑफ करना पड़े, छटनी करनी पड़े, तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए लॉस बियर कर लें, पर ले ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टेबिलिटी एम्प्लॉय की बनी रहे ताकि। ठीक है, एंड करियर पाथ, जो करियर पाथ है एम्प्लॉय का, ठीक है, करियर का चैप्टर पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको करियर पाथ पता होगा। तो करियर पाथ जो एम्प्लॉय का है दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होना चाहिए। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय रहता है तो वो कहां तक ग्रो कर पाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर उसे पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना है तो उसे क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, वो कितने साल में उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। तो करियर पाथ मतलब कह लीजिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी जेड, राइट। तो चलिए यही थी थ्योरी जेड, ये थी पूरी आपकी थ्योरी जेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मेरी पेन नहीं चल रही थी, ये टैबलेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि आज मेरी पेन नहीं चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जब तक मैं अब ये स्क्रीन पे कुछ लिखूं ना तब तक पता नहीं पढ़ाने का मजा ही नहीं आता है। बट आज मेरी इस टैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज हम थ्योरी जेड तक रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ आऊंगी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये स्क्रीन पे कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, एक बार इनको देख लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।